डैम्प्ड ऑसिलेशन। अच्छा, अभी तक जो हमने ऑसिलेशन पढ़े ना, वो ये वाले पढ़े। फ्री ऑसिलेशन, दोनों में फर्क क्या होता? जैसे ये सोचो, अगर ये कोई सपोज सिंपल पेंडुलम है और अपन इसको इधर ले जाएं और जब छोड़ें, तो प्रैक्टिकली तो देखो क्या होता है, ये थोड़ा सा चलता है फिर रुक जाता है। लेकिन अगर हम आइडियल केस लेते, तो आइडियल केस में ना हम ये मानते कि ये चलते ही जा रहा कॉन्स्टेंटली। अभी तो एयर भी हो सकता है, कुछ एयर रेजिस्टेंस लगा दे, फ्रिक्शन लगा दे, उन वजह से रुक जाता है ना। तो ये जो रुक जाता है ना, ये होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। अभी जो हमने पढ़ा, जो पहले पढ़ते रहे, उसमें कहीं भी हमने ये नहीं माना कि वो रुक गया, तो वो है फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन का अगर हम ग्राफ बनाए ना, एक्स पी ग्राफ, तो वो ऐसा होता है, देखो। मतलब इसमें ना, जैसे पार्टिकल एक तरफ प्लस ए तक गया एम्पलीट्यूड तक, तो वापस फिर दूसरी तरफ भी एम्पलीट्यूड तक गया, फिर उसके बाद एक तरफ एम्पलीट्यूड, फिर दूसरी तरफ एम्पलीट्यूड। इस तरीके से प्लस ए और माइनस ए के बीच में कंटिन्यूअसली चलता रहता पार्टिकल। समझ रहे हो? लेकिन जो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है, इसमें क्या होता, इसमें ना ऐसा होता ऑसिलेशन। समझ रहे हो? देखो एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, बोलो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फ्री ऑसिलेशन मींस whose amplitude remains constant, does not change with time? डैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब जिसका एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विद टाइम। अब ये फ्री ऑसिलेशन के लिए जो टाइम पीरियड तो ओमेगा होता था ना, वो ये होता था, टाइम पीरियड ये होता था, है ना। और ये मैं मतलब जानबूझ के उसके लिए लिख रहा हूँ, इसके लिए, स्प्रिंग और ब्लॉक के लिए, क्योंकि इसका हम लोगों ने डेरिवेशन भी किया था ना, कि जैसे अगर ये थोड़ा सा इस तरफ हम इसको ले जाएं, जब ये यहाँ पे होगा, तो स्प्रिंग इस पे एक इस तरफ के एक्स लगा देगी। याद है ऐसा कुछ किया था अपन लोगों ने? फिर उस के एक्स को अपन लोग एम ए लिख देते थे। तो इस केस में ये वाला केस है, अभी डैम्प्ड छोड़ो, फ्री में हम लोगों ने ये लिखा था कि भाई इस केस में एक फोर्स थी, स्प्रिंग फोर्स, जिसको हम लोग, मैग्नीट्यूड तो के एक्स है, वैसे अदरवाइज चाहो तो इसको ये लिख सकते हो, है ना। जैसे एक्स देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, जबकि फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में है, और इसी को हम लोगों ने लिखा था एम ए। इस तरीके का आ गया था, है या नहीं, बोलो। ठीक है,
अब ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है इसमें क्या होता है, पहले मैं इसके बारे में लिखवा देता हूं कि इफ द amplitude of oscillations decrease, if the amplitude of oscillations decrease due to decrease with time due to एयर रेजिस्टेंस या विस्कस फोर्स। ठीक है, यही होता है, एयर की रेजिस्टेंस कह लो, उसी एयर की विस्कस फोर्स कह लो। देन सच oscillations are called damped oscillations। क्या ये क्लियर हुआ? ओफो, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको इस ये वाला डायग्राम है ना, फ्री वाला, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था और जो अभी हम नया पढ़ेंगे, इसमें तभी मैंने साथ में बना दिया ताकि डिफरेंस क्लियर हो जाए। हालांकि इसके यूज करने के लिए ना जो मैथ्स चाहिए होती है वो काफी ज्यादा होती, तो वो पूरा डेरिवेशन अपन लोग करते नहीं, बस थोड़ा सा करेंगे। जैसे इसमें क्या है, ये है, इसको हमने थोड़ा सा खींचा, वहां ले गए, और छोड़ दिया। तो अब देखो इस पर क्या क्या फोर्स लगी, एक तो इस पे लगी के एक्स, और अभी किस तरफ जाएगा, ऐसे लेफ्ट साइड में जाएगा, है ना। तो आपको क्या लगता है विस्कस फोर्स किस तरफ लगनी चाहिए? है ना, ऑब्वियसली वेलोसिटी के अपोजिट। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो विस्कस फोर्स होती है ना, या एयर रेजिस्टेंस भी इसको कह सकते हैं, इट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू वी। मतलब जैसे एक आपको याद हो 6 पाई ईटा आर वी, उसमें वो विस्कस फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करती थी, वही लॉजिक है। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जैसे अगर हम हटा दें तो विस्कस फोर्स को हम लिखते हैं बी, यहाँ बी इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और मैं माइनस लगा देता हूँ, माइनस ये बताने को कि जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा विस्कस फोर्स का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगा। यहाँ पर इस बी को कहा जाता है डैम्पिंग कांस्टेंट। बोलो इतना समझ में आया? इस पार्टिकल पे ना, ये जो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे दो फोर्सेस लगी, एक के एक्स और एक बी। तो जो नेट फोर्स हुई
इट इज माइनस के एक्स वाई माइनस के एक्स, क्योंकि एक्स के अपोजिट लगेगी, एंड माइनस बीवी वाई माइनस बीवी, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट होगी, है ना, स्प्रिंग फोर्स एज वेल एज विस्कस फोर्स। तो जो एफ नेट है, इस एफ नेट को मैं ये लिख सकता हूँ, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बीवी, तो ये बन जाएगा एम ए प्लस बी वी प्लस के एक्स। ये इसमें ना जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ एज इट इज सिर्फ वही याद रख लीजिएगा। स्कूल में तो मुझे लगता है ये डैम्प्ड शायद पता नहीं पढ़ाते भी हो कि नहीं पढ़ाते हो। आप लोगों के स्कूल में हो क्या ये ऑसिलेशन? तो क्या उन्होंने डैम्प्ड बताया ये या फिर छोड़ दिया? हाँ फिर तो ठीक है, अगर बताया तो यूजफुल भी है। तो एम, अच्छा देखो वेलोसिटी क्या होती है dx बाई dt, और एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाई dt। यानी एक्सेलरेशन को लिख सकते हो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस b, वेलोसिटी को लिख सकते हो dx बाई dt प्लस kx इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ना, देखो हम लोगों में से किसी को भी इसको सॉल्व करना नहीं आता और ना हमें सॉल्व करना है इसको, बस ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। इस इक्वेशन का नाम होता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। कर लो, इसको कॉपी कर लो। हाँ बोलो। कर लिया कॉपी? ओके ओके। ठीक है। हाँ अब ये जो है ना, इसका रिजल्ट सिर्फ ये होता है कि जैसे अपन अगर पेंडुलम ले, या बनाता हूँ ठीक है, अगर अपन लोग पेंडुलम ले, अब अपने आप तो पेंडुलम ऑसिलेट करेगा नहीं, उसको थोड़ा सा ऐसे ले जाना पड़ेगा, ऐसे यहाँ से छोड़ देना पड़ेगा, तो ये वापस उतना ही ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा उससे कम जाएगा। होगा कि नहीं ऐसा? दूसरी तरफ फिर जब वापस लौटे और थोड़ा नीचे आ जाएगा, यहाँ से ऐसे गया,
यहाँ से सिर्फ यहीं तक गया, फिर थोड़ा और नीचे आ जाएगा, फिर थोड़ा सा और नीचे, और इस तरीके से देखो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा, है या नहीं? तो जो एम्पलीट्यूड है इट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। जैसे शुरू में हमने जो एम्पलीट्यूड दिया, सपोज इनिशियल इनिशियल initial amplitude which we are giving is a naught. So amplitude will decrease, and amplitude after time t it will be a naught जो आपने शुरू में दिया था, और e to the power minus b p on 2। यहां पर b means the damping constant, m means the mass of the particle performing S। यानी ये जो एम्पलीट्यूड है ना, देखो ऐसे वेरी करेगा, शुरू में ए नॉट दिया था, लेकिन धीरे धीरे ये कम होता जाएगा। ठीक है, मतलब धीरे धीरे इसके पास आएगा, बहुत देर के बाद फिर रुक जाएगा, तो एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा बहुत देर के बाद। पर क्या ये क्लियर हुआ? बोलो। यही देखो यहाँ हो रहा है, ये देखना, ये देखो ये एम्पलीट्यूड ग्राफ था ये वाला। पार्टिकल अपने नए एम्पलीट्यूड तक ही जा पाता है। यहाँ भी देख लो, अपोजिट डायरेक्शन में भी कम होता जा रहा है एम्पलीट्यूड, जबकि फ्री ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड सेम। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज और सोच के बताइए, ये पेंडुलम है, दिख रहा है आपको पेंडुलम ये वाला? एक ऐसा लिक्विड है जो जो विस्कस है ही नहीं, कोई सॉलिड या कोई एयर है, कोई मीडियम है ही नहीं। दूसरी तरफ एक ऐसा लिक्विड है जो बहुत विस्कस है। क्या लगता है आपको, किस केस में पेंडुलम धीरे चलेगा, किस केस में तेज चलेगा? ज्यादा विस्कस है उसमें धीरे चलेगा। तो अगर ज्यादा विस्कस वाले में धीरे चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ ना कि उसमें इसको पूरा एक राउंड लगाने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। यानी इसका टाइम पीरियड ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली, अगर टाइम ज्यादा लगेगा। इसका जो ओमेगा होता है ना, ओमेगा डैश लिख देते हैं उसको, ये ओमेगा डैश होता है अंडर रूट। अच्छा, जो फ्री ऑसिलेशन था उसका ओमेगा कितना आता था, ये लिखा भी हुआ था, अंडर रूट के बाय। दिस वाज व्हेन देयर वाज नो डैम्पिंग। इस फ्रीक्वेंसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते थे। इसका नाम होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और कई लोग इसको ओमेगा नॉट से भी डिनोट करते हैं।
जबकि डैम्प्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी को ओमेगा डैश लिख देते हैं, इट इज नॉट ओमेगा नॉट, ये होती है अंडर रूट, ये भी फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, के बाय एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m। ओमेगा कम है, जब टाइम पीरियड लोगे टी डैश, वो ये होगा ना, अगर ओमेगा कम आ गया पुराने वाले ओमेगा से, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बस ये दो पॉइंट मेनली याद रखने हैं, एक एम्पलीट्यूड का वेरिएशन विद टाइम और एक ओमेगा। बताओ हुआ क्लियर या नहीं हुआ? तो एक और पॉइंट देख लो, क्या आपको याद है कि जो टोटल एनर्जी इन फ्री ऑसिलेशन होती थी, वो क्या होती थी? एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। और हम कहते थे कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इस एम ओमेगा स्क्वायर को चाहो तो के भी लिख सकते हो, जहां के या तो फोर्स कांस्टेंट होता था या स्प्रिंग कांस्टेंट होता था, तो वी कैन राइट दिस एज हाफ के एंड इट वाज कांस्टेंट, थी ना कांस्टेंट टोटल एनर्जी। अगर हम टोटल एनर्जी इन डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करें, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन फॉर्मूला तो हाफ के स्क्वायर है, पर ए तो खुद ही वेरिएबल है ना, ए तो है ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी बाई टू एम, तो एनर्जी आ गई हाफ के, और ए का हो गया ए नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी टी बाई टू एम का स्क्वायर, तो माइनस बी टी बाई एम। अब हाफ के ए नॉट स्क्वायर तो टोटल था, तो वी कैन राइट ई नॉट, एनर्जी का फॉर्मूला ये ई नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी बाई एम। इतने में कोई डाउट? बोलो। नहीं, बी टी बाई एम ही तो आएगा, क्योंकि स्क्वायर किया तुम, देखो माइनस बी टी बाई टू एम जो है, इस पूरे का तुमने स्क्वायर किया, तो ये स्क्वायर जो है ये पावर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टू से एक टू कट जाएगा ना। और ये बहुत प्रैक्टिकल फिनोमेना यार, कोई भी चीज के साथ देख सकते हो, जैसे ये है, देखो इसको इधर ले गए और छोड़ दिया, रुक गई, है कि नहीं? तो किसी भी चीज का प्रैक्टिकली किसी भी चीज का ऑसिलेशन कराओगे तो इट विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम, है ना? अब मान लो हम ये चाहते हैं कि न रुके,
तो क्या होगा? वो ये पेन है, इतनी बार भी करा लो रुक जाएगा। तो हमने कहा कि सबसे बढ़िया पता क्या है, देखो ये, देखो ये मैंने ऐसे दोनों हाथ के बीच फंसाया है इसको, अब ये देखना ये दो उंगलियां हैं इनके बीच फंसा है, क्या अभी मेरी कोई उंगली टच कर रही है इसके साथ? नहीं कर रही है ना। अब मैंने, अब देखो मैंने इसको इधर ले गया, मैंने फोर्स किस तरफ लगाई? इस तरफ, ऐसे लगाई, यहां पहुंचा, फिर ना मैं इसको खुद ही यहां ले आया, फिर से मेरी फोर्स लगनी बंद हो गई, फिर देखो, फिर मैं इधर ले गया, खुद ले जा रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है कि अपने आप से तो ये चल ही नहीं सकता ना सही से। अब मैंने फोर्स किस तरफ लगाई बताओ? देखो ऐसे आ रहा है, अब फिर राइट में, फिर जीरो, फिर लेफ्ट में। अब बताओ, अब ये जो मैं ऑसिलेशन करवा रहा हूं, ये देखो, क्या इस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कभी कम होगा? मैं खुद करवा रहा हूं। तो जब हमें ऐसा हो ना कि हम ये चाहें कि भाई कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, एसएचएम करवाया जाए, तो ऐसे में एम्पलीट्यूड कम तो होगा नहीं, बढ़ सकता है, अगर आप ज्यादा फोर्स लगा दें तो बढ़ जाए, ठीक है। तो ऐसे, ऐसा एसएचएम जो किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में हो, एक्सटर्नल फोर्स हम तो उसको कहते हैं फोर्स्ड एसएचएम। व्हाट इज फोर्स्ड एसएचएम? इट इज एसएचएम ऑफ constant amplitude. It is SHM of constant amplitude which takes place under the influence of it is SHM of constant amplitude which takes place under the influence of a driving force. समझे, जो हमने फोर्स लगाई उसके इन्फ्लुएंस में हो तो ये कहलाता है फोर्स। अच्छा, हमारी फोर्स की भी खास बात क्या है, पहले वो एक डायरेक्शन में लग रही थी, फिर जीरो हो गई, फिर अपोजिट में लगने लगी, यानी हमारी फोर्स भी ना कांस्टेंट नहीं है, हमारी फोर्स भी पीरियोडिक है, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, फिर उसी तरफ, फिर अपोजिट, है ना। तो यहां पर एक टर्म यूज होगा, ड्राइविंग फोर्स कितनी है, ड्राइविंग फोर्स को ना एफ डी लिख देते हैं, एंड इट इज इक्वल टू एफ नॉट कॉस, देखो ये ना
मैंने कॉस वाला लिया क्योंकि कॉस में पता क्या होता है, ऐसा होता है कॉस का, देखना कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में, कभी निगेटिव, फिर कभी पॉजिटिव, फिर कभी निगेटिव, समझ रहे हो? जैसे हमने पहले इस उंगली से फोर्स लगा रहे थे, फिर अपने आप ही इस उंगली से लगने लगी, फिर अपने आप इस उंगली से लगने लगी, फिर इस उंगली से लगने लगी, फोर्स का डायरेक्शन बदलता गया ना। तो ये एफ डी यहाँ पर क्या कहलाएगा, ड्राइविंग फोर्स। और ये जो ओमेगा डी है ना, ये वो फोर्स, ये वो फ्रीक्वेंसी जिससे फोर्स लग रही है, इसको कहते हैं ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। ये जस्ट 1 मिनट, अभी समझा रहा हूँ, रुको ना, अभी 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ। देखो, ये है पेन, ऐसा ऑसिलेशन कराना है जिसका एम्पलीट्यूड कम ना हो। जो मैं जरा स्क्रीन अनशेयर करता हूँ, अभी फुल स्क्रीन पे कैसे आता है? अब मैं फुल स्क्रीन पे दिख रहा हूँ क्या? अब ये देखो, ये है, ठीक है। अब ये ऐसे मैंने रखा है, ठीक है। ये मेरी ये 2 उंगलियां इस पे फोर्स लगाएंगी इधर, देखो पहले फोर्स एक तरफ लग रही, फिर अपने आप फोर्स दूसरी तरफ लगने लगी, है कि नहीं? यानी कभी एक तरफ पॉजिटिव मान लो तो दूसरी तरफ नेगेटिव मान लो, और कभी कभी बीच में जीरो भी, तो पॉजिटिव या निगेटिव पॉजिटिव, बीच में जीरो, फिर ये, फिर बीच में जीरो, फिर निगेटिव। दूसरी चीज, जो भी आप फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स की एक फ्रीक्वेंसी है जिसको कह रहे हैं ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। क्यों क्यों फ्रीक्वेंसी? क्योंकि देखो, अब ये है पार्टिकल, अगर इसे ऐसे छोड़ दिया जाए, देखो ऐसे, अगर इसे ऐसे छोड़ दिया जाए, अभी तो रुक रहा है, लेकिन अगर फ्रिक्शन या कुछ नहीं होता तो चलता रहता ना अपने आप ही। जिस फ्रीक्वेंसी से चलता, वो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, रूट के बाय एम। अभी क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो छोड़ा, यहां से छोड़ा तो यहां तक गया, फिर ऐसे आ गया वापस, है ना? ये जो है, ये ओमेगा डैश है। अब मैंने एक फोर्स लगाई, देखो ऐसे किया, और अब मैं इसको ऐसे करता हूं। अभी जो मैं चला रहा हूं उसको, धीरे धीरे चला रहा हूं या तेज चला रहा हूं? तो जो मैं फोर्स लगा रहा हूं उसकी फ्रीक्वेंसी कम है ना, तभी तो टाइम पीरियड ज्यादा है। जो मेरे फोर्स लगाने की फ्रीक्वेंसी है ना, वो ओमेगा डी है। अब मैं अगर चाहूं तो इसको तेज भी चला सकता हूँ, ये देखो, है ना, और तेज चला सकता हूँ। तो यानी कि पार्टिकल जो ऑसिलेशन अब करेगा मेरे फोर्स लगाने के बाद, वो जिस फ्रीक्वेंसी से मैं चाहूंगा उससे करेगा। आया समझ में या नहीं, बोलो?
तो जिस फ्रीक्वेंसी से आप फोर्स लगाते हैं या जिस फ्रीक्वेंसी से आप ऑसिलेशन करवाना चाहते हैं वो ओमेगा डी है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। अब देखो, अब मैं क्या पूरे में दिखना बंद हुआ या वैसे ही दिख रहा हूँ? अब देखो, हाँ, अब वो दिखने लगी ना स्क्रीन। हाँ, तो क्लियर हुआ ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी का। हाँ बोलो चैनिका। हाँ साइन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस कॉस और साइन में सिर्फ इतना फर्क होता है कि जो साइन लिखता है ना वो टी इक्वल टू जीरो पे ओरिजिन पे होता है, क्योंकि साइन जीरो इज जीरो। जो कॉस लिखता है वो टी इक्वल टू जीरो पे एम्पलीट्यूड पे होता है, और कोई फर्क नहीं। चल पोजीशन चेंज हो जाती है। तो ये है। अब ड्राइविंग भी लगने लगी, विस्कस, क्या चीज स्क्रीन नहीं दिख रही निकेत? दिखी? कोई एक अब देखो, तो यानी कि अब अगर देखा जाए कोई, तो इस पर क्या क्या फोर्सेस लगेंगी? एक तो स्प्रिंग फोर्स, एक विस्कस फोर्स और एक ड्राइविंग फोर्स, ये तीनों लग रही है। ये नेट हो जाएगा एफ नेट। अब एफ नेट तो किसके बराबर है? एम ए। स्प्रिंग फोर्स हो जाएगी माइनस की एक्स, विस्कस फोर्स हो जाएगी माइनस पीवी, और एफ डी को मैंने लिख दिया एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी। ओमेगा डी है ये, ठीक है। तो इसमें माइनस माइनस वाले दूसरी तरफ ले जाएं तो एम ए प्लस बी वी प्लस के एक्स। हाँ बोलो। बात है, तीनों को मिला के तो नेट फोर्स हुई है ना, इज इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा डी। एम ए को वही लिख देते हैं एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी, वी को लिख देते हैं प्लस के एक्स। ये जो इक्वेशन आया ना, दिस इज कॉल्ड, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स डेंसिटी। ये कर लो एक मिनट कॉपी। हो गया कॉपी? ठीक है। हम्म।
अच्छा, इसका जो इक्वेशन होता है ना, उस जो एम्पलीट्यूड होता है, वो वो भी एक्चुअली इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम कितना चाहते हैं। जैसे देखो इसमें अगर हम खुद ज्यादा ले जाएं तो ज्यादा हो जाएगा, कम ले जाएं तो कम हो जाएगा। मतलब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ मच फोर्स वी अप्लाई, है ना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, एफ नॉट अपॉन एम। याद है नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती थी ओमेगा नॉट, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस, हाँ बोलो, बताया तो था। देखो इस ऑब्जेक्ट को तुम ऐसे लेगा और छोड़ दिया, अपने आप जो ऑसिलेट करता रहेगा ना बिना कुछ किए, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी को तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टी है। हाँ, हम ड्राइविंग को कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो तो हम हमारी फोर्स की फ्रीक्वेंसी है ना। तो एम ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर बी का स्क्वायर और होल पे एक अंडर। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, एफ नॉट अपॉन एम अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर। हाँ, अच्छा इसमें देखो, पता है इसमें एम्पलीट्यूड कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप चेंज कर सकते हैं, बताइए मुझे। ओमेगा डी कैन ओनली चेंज ओमेगा डी। ये एफ नॉट भी चेंज कर सकते हैं, ये तो खैर जो हमारी फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है, एम्पलीट्यूड। तो हम लोग ना एक ग्राफ बनाते हैं कि अगर हम ओमेगा डी की वैल्यू को बढ़ाते जाए तो एम्पलीट्यूड कैसे वैरी करेगा। देखो शुरू में ओमेगा डी बिल्कुल ही जीरो है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ भी जीरो आ गया, यहाँ भी खैर जीरो ही आ गया ये ओमेगा डी में। तो एम ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ये ओमेगा नॉट स्क्वायर का स्क्वायर, ओमेगा नॉट की पावर 4, अच्छा इसका भी स्क्वायर है और फिर अंडर रूट। तो क्या ये आ जाएगा कि शुरू में देखना जरा, ओमेगा डी को जीरो रख रहे हैं, एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा नॉट स्क्वायर। जब ओमेगा डी जीरो आएगा तो देख लो, किसी को डाउट हो तो इस ओमेगा डी को जीरो रख दिया, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर और एम इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट है तो सिर्फ एम है और ओमेगा नॉट स्क्वायर। बताओ। अब इसके बाद ना अगर हम ओमेगा डी बढ़ाते जाएंगे तो पहले ना एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और एक टाइम पर जब ओमेगा डी और ओमेगा नॉट बराबर हो जाए
तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। देखो यहाँ ओमेगा डी को और ओमेगा नॉट को बराबर कर दो, तो ये चीज तो जीरो हो गई ना, सिर्फ ओमेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर बचा और उस पर अंडर रूट, तो ये आ जाएगा एफ नॉट अपॉन। इसके बाद फिर से कम होने लगेगा, ठीक है। तो हाउ डज द एम्पलीट्यूड वेरी विथ ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी? तो कब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है? जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए। और ये जो फिनोमेना है ना, ये वाला, कि जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस। तो व्हाट डू वी मीन बाय रेजोनेंस? हम लिख देते हैं कि व्हेन द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी becomes to natural frequency, then amplitude becomes maximally to, yeah? This is called resonance. हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल सही बात है। जब भी कभी जिस फ्रीक्वेंसी से हम चला रहे हो और जिस फ्रीक्वेंसी से बॉडी अपने आप चलती हो पहले, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और जिससे हम, वो दोनों मैच कर जाए तो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी को कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है। बस, तो दिस वाज अबाउट द फोर्स्ड एसएचएफ। और देख लें एक दो पॉइंट। वैसे अब ये चैप्टर हो गया यार, अब सिर्फ मतलब बहुत छोटे छोटे कुछ कुछ पॉइंट्स हो। फिजिकल पेंडुलम भी मैंने बता दिया है। अब जैसे एक ये है, देखो, एक मिनट।
तो यू शेप्ड ट्यूब। इसका मतलब मेरा आंसर थोड़ा सा उनसे अलग आता है क्योंकि हम लोग अलग अलग लॉजिक लिखते हैं। ये देखो, ये है ना, इसके ऊपर एक आध पहले कभी किया होगा सवाल अपने फ्लूइड्स में। क्या होता है इसमें, जैसे इधर से पानी डाल दो तो पानी दोनों में सेम लेवल पे रहता है। अपने आप से क्या कोई ऑसिलेशन होगा क्या? बताओ। ये जो ये है ना पानी का लेवल, यहां से थोड़ा सा एक्स नीचे लेगा, इधर से पानी का लेवल एक्स ऊपर गया होगा। इसका मतलब ये है कि जो नया डायग्राम बनेगा ना, नए डायग्राम में एक थोड़ा सा नीचे है और एक ऊपर ही है। ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, एक एक्स नीचे और एक एक्स ऊपर। तो अगर सपोज मैं एक यहाँ पे रेफरेंस लाइन बना दूं, अब इस जगह पर यहाँ यहाँ तो प्रेशर पीएटीएम होगा, लेकिन पता यहाँ भी पीएटीएम होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये 2x होगा, होगा 2x, क्योंकि एक x नीचे एक x ऊपर गया तो नीचे वाली लेवल से। तो इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा ना यहाँ पे, वो होगा पीएटीएम प्लस 2x रूट। एक चीज नोटिस करो, वैसे कायदे से सेम लेवल पे ना प्रेशर सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेम लेवल पे प्रेशर अलग अलग है। तो प्रेशर सेम करने के लिए लिक्विड पता क्या करेगा, हाई प्रेशर से लो की तरफ ऐसे जाना शुरू कर देगा। तो ना इधर से लिक्विड नीचे आने लगे एक तरफ से ऊपर जाने लगेगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर इस तरीके से जाने लगेगा। समझ पा रहे हो, मतलब कि लिक्विड ऑसिलेट करने लगेगा। तो कितना एक्स्ट्रा प्रेशर है, पी नेट, इट इज दिस माइनस दिस, यानी ये है। बोलो। इस प्रेशर को अगर मैं ट्यूब के एरिया ए उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो नेट फोर्स आ जानी है। अब ये नेट फोर्स होनी चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया 2 ρ g a m x। दिख रहा अपने को, एक्सेलरेशन इज डिपेंडिंग ऑन एक्स। लेकिन चाहो तो मास को भी लिख सकते हो,
वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होगी, अब जैसे ये पूरा जो लिक्विड है ना, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा, अगर एक तरफ की हाइट मैं h मान लूं तो यहाँ की भी हाइट h होगी। टोटल जो लेंथ हो गई, लेवल ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम, वो 2h हो गई। टोटल लेंथ दोनों तरफ से h और h, बताओ। तो अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वॉल्यूम हो गई पूरे लिक्विड की, और इसको अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके ये मास आ गया। तो यहां से जो एक्सेलरेशन हुआ वो हुआ 2, तो 2 से 2 कट गया, रो से रो, ये बहुत सारी चीजें कट गई, ये आ गया जी एक्स अपॉन एच। अब इसको मैं कंपेयर करता हूं ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा आ जाएगा रूट सी एच, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अपॉन ओमेगा इन 2 पाई अंडर रूट। बोलो, टाइम टाइम पीरियड यार, देखो तुमने ऐसे किया था ना, उसके बाद अब ये ऐसे नीचे जाएगा, इधर से ये ऊपर जाएगा, रुकेगा ऊपर जाके, फिर वापस ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, एक बार नीचे जाकर फिर वापस पूरा ऊपर तक आने में जो टाइम लगा ना, वही तो टाइम पीरियड है। कर लो कॉपी। देखो बताओ। एक्चुअली डैम्प्ड का तो कोई डेरिवेशन है ही नहीं अपने सिलेबस में, फ्री ऑसिलेशन। कर लिया कॉपी। एक पॉइंट हो सकता है, कर लो कर लो। और किसी को किसी स्टेप में डाउट हो तो बताना। हाँ बोलो।
फोर्स डिस्टेंस की, सही बात है। इसके बाद एक और सवाल होता है, पता? टनल इन अर्थ, जैसे मान लो ये अर्थ है और इसमें ना बिल्कुल सेंटर में ऐसे करके, ठीक है, और एक पार्टिकल को यहां से ड्रॉप कर दो, तो वो जा रहा होगा, सपोज यहां पहुंचा, ये डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से ए डिस्टेंस है, ये पॉइंट, और इसका रेडियस कितना है, आर। तो ए लिख दिया, इसको एक्स लिख दिया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। कितनी लगेगी? आपको अगर याद हो, एक सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला था, जी एम एफ, फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, जी एम एक्स अपॉन आर की। इस इंटेंसिटी को अगर मैं इस पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दूं, तो फोर्स मिल गई। ये होगा, मास से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो, कहो तो सीधा ही टाइम पीरियड लिखवा दो, मतलब 84.6 मिनट्स। मतलब पता क्या होगा इसमें, टनल इधर से छोड़ा सरफेस से, तो वो ऐसे नीचे तक जाएगा, फिर सरफेस पे रुकेगा, फिर वापस चला जाएगा, फिर ऐसे करके पार्टिकल ऐसे करता रहेगा। हाँ, तब भी यही था, सही कह रहे हो। इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम था, उसका भी यही टाइम पीरियड था। और जो सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के बहुत पास घूम रही थी, उसका भी यही टाइम पीरियड था। अर्थ के सेंटर पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, सैटेलाइट घूम रही हो तो भी, जस्ट 1 मिनट।
हाँ, एक और वो था ना कि अर्थ अगर 17 टाइम्स फास्टर घूमने लगे तो इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाता था। उस केस में भी जो है टाइम पीरियड 84.6 मिनट्स होता था, याद है? तो ये कई बार आता है 84.6 मिनट्स। बताओ। हाँ बोलो। नहीं नहीं, सिमिलैरिटी कुछ नहीं है एक्चुअली, सबका ही आंसर है 2 पाई रूट r/g आ जाता ना। वैसे सिमिलैरिटी इनमें ये सब ना प्रैक्टिकली देखा जाए तो इम्पॉसिबल ही। अब तुम ये सोचो कि क्या ऐसा हो सकता है क्या कि टनल बना दो? अच्छा, ऐसा हो सकता है कि अर्थ किस इक्वेटर पे ग्रेविटी 0 हो जाए? अच्छा, ये भी नहीं हो सकता कि इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम बना दिया जाए। खुद ही सोचो ना, ये सब सब चीजें इम्पॉसिबल। और अगर सैटेलाइट की बात करो तो प्रैक्टिकली ये भी इम्पॉसिबल है कि H0 हो जाए भाई। सैटेलाइट का होता है ना V√Gm/r+h। अब वो h को 0 ही कर दिया, मतलब अर्थ की सरफेस पे ही घूमने लगी, तो ये भी प्रैक्टिकली तो देखा जाए तो ये भी इम्पॉसिबल है। h कुछ ना कुछ तो होगा। क्या आपने कोई देखा कि सैटेलाइट ऐसे जैसे एरोप्लेन निकलता है ऐसे निकल गई? कोई ऐसी सैटेलाइट देखी कभी? ये ना, तो हर सैटेलाइट दूर ही होती है, इसलिए किसी का भी प्रैक्टिकली देखा जाए तो इनमें से कोई केस पॉसिबल नहीं। ठीक है, बोलो। ओके, तो टनल इन अर्थ के बाद और देखो क्या क्या हो सकता है। तो अब अलग अलग तरह के ऑसिलेशन, जैसे एक ये देख लो, इसको ट्राई करना खुद भी। देखो, ये एक लिक्विड है कंटेनर में, और एक ना सिलेंडर है जो इस पे फ्लोट कर रहा है। अगर मान लो हम इसको थोड़ा सा सिलेंडर को नीचे दबाएं और छोड़ दें तो क्या होगा? वापिस ऊपर आ जाएगा या डूब जाएगा? तो अगर आप थोड़ा सा डुबाएंगे ना तो ये इस तरीके से ऑसिलेशन करने लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हाँ, देखो कैसे बताता हूँ भाई। अगर आप ये प्रूव कर सके ना कि एक्सेलरेशन ω² x के बराबर है तो SHM प्रूव कर सकते हैं, है ना? अब देखो, अभी इस समय क्या हो रहा है, इस समय इसकी टोटल लेंथ L है और ये जो लेंथ इमर्ज है ये है स्मॉल है। अगर ये फ्लोट कर रहा है तो वेट और अपथ्रस्ट बराबर है ना? वेट कितना होता है? वॉल्यूम टोटल इंटू सॉलिड की डेंसिटी इंटू जी। जबकि आपको याद भी होगा कि अपथ्रस्ट सिर्फ इस हिस्से पे लगती है जो इससे डूबा हुआ है। अपथ्रस्ट ये होगी जितना वॉल्यूम डूबा हुआ है, ए इंटू स्मॉल एल इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो मैं ये लिख सकता हूं कि ए कैपिटल एल रो एस इंटू जी, ये जो है इट इज इक्वल टू ए स्मॉल एल रो एल इंटू जी। ठीक है ना? अब हमने इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस किया
x। तो पानी में स्मॉल एल की जगह कितनी लेंथ डूब गई? है या नहीं? स्मॉल एल प्लस एक्स। अब इस पर mg तो वही लगता रहा, ए कैपिटल एल रो एस जी, लेकिन इस पर क्योंकि लेंथ बढ़ गई है, एल प्लस एक्स हो गई है, तो जो अपथ्रस्ट लगी वो लगी ए। अब आप ये देखिए, पहले अपथ्रस्ट बढ़ नहीं गई? अगर अब पहले अपथ्रस्ट कम थी, अब ज्यादा हो गई, तो ये सिलेंडर वापस ऊपर ही जाएगा। जैसा देखते हैं अपन, नीचे दबा दे तो ऊपर चले जाता है। तो अपन लिख सकते हैं ए एल प्लस एक्स रो एल जी माइनस ए कैपिटल एल रो एस जी नेट फोर्स इज इक्वल टू मास। मास होगा वॉल्यूम यानी ए कैपिटल एल इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन एम ए। ये क्लियर हुआ इक्वेशन मैंने कैसे बनाया या नहीं? अब इसको ओपन कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा? ए स्मॉल एल रो एल जी प्लस ए एक्स रो एल जी माइनस ए कैपिटल एल रो एस जी इज इक्वल टू ए। अब देखना, अभी इससे जस्ट पहले आपने ये इक्वेशन लिखा था। ये इक्वेशन क्या था? ए कैपिटल एल रो एस जी इज इक्वल टू ए स्मॉल एल रो एल जी। तो ए स्मॉल एल रो एल जी और ए कैपिटल एल रो एस जी तो कैंसिल हो गए, तो बचा कितना? ए और ए कैंसिल, एक्सेलरेशन आ गया रो एल जी और एक्स डिवाइड बाय एल रो एस। देखो प्रूफ हो गया कि ये ओमेगा स्क्वायर एक्स के जैसा है, क्योंकि एक्स आना चाहिए था। या नहीं, अभी भी समझ नहीं आ रहा? बोलो। बस कैलकुलेशन थोड़े से कठिन तो होते हैं ऑब्वियसली। अब इससे ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया? रो एल जी अपॉन एल रो एस। ओमेगा आ गया अंडर रूट ऑफ रो एल जी अपॉन एल रो एस। तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई बाय ओमेगा 2 पाई अंडर रूट एल रो एस अपॉन। ध्यान से कॉपी करना, बहुत ज्यादा कैपिटल एल स्मॉल एल इस तरीके का है।